हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके मैथ में जीके में स्वागत है। आज मैं आप सबों के सामने लाया हूँ बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी के लिए वरदान साबित होगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व की कमी से रतुंधी या खराब दृष्टि हो जाती है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए। अगला सवाल है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पीलिया, रेबीज, एंजाइम, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। अगला सवाल है, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है और किससे आती है? पानी से आती है। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्का जमने और हड्डियों के चयापचय और रक्त के कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? विटामिन के। अगला सवाल है, स्कर्वी या त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से होती है। अगला सवाल है, बेरी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायमिन के कारण होती है। अगला सवाल है कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में समान रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े यानी 46। अगला सवाल है, आत्मघाती या बैग या पाचन बैग या कोशिका के एटम बम क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम कहलाते हैं। अगला सवाल है कि किस पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? जाइलम। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी क्या होता है? जाइलम। यदि पूछेगा पौधों में मतलब कि भोजन के लिए कौन सा परिवहन उत्तरदायी होता है? फ्लोएम। भोजन के लिए फ्लोएम होता है और पौधों के लिए जाइलम, जल के लिए जाइलम। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन डी। आगे सवाल है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? ए बी। अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समतुलिता के रखरखाव को नियंत्रित करती है? तो अनुमस्तिष्क। अगला सवाल है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है एक वयस्क मानव शरीर में। आगे सवाल है कि किसको कोशिका का ग्रीन हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ग्रीन हाउस कहा जाता है। अगला सवाल है, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो 72 बार, यानी एक मिनट में किसी मनुष्य का हृदय की धड़कन कितना बार धड़कती है? 72 टाइम्स। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? फीमर की हड्डी होती है। देखिए टीसीएस द्वारा ये सवाल 6 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए दोस्तों कहते हैं आज का ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत वरदान साबित होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों जितने भी नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नई बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। अगला सवाल कि सबसे सबसे लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट एच व्हिटकर द्वारा। पांच जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रॉबर्ट एच व्हिटकर। अगला सवाल है, एंजाइम क्या होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं? प्रोटीन। मतलब एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अगला सवाल है, पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? बी और सी। वही बोलेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो एडेक, ADE और के, एडेक ये हो जाएगा वसा में, और पानी में पूछेगा तो बी और सी। अगला सवाल है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी। अगला सवाल है कि पानी में यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग फैलेगा? यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग फैलेगा? टाइफाइड रोग फैलेगा। अगला सवाल है, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? जीवाणु से टाइफाइड होता है। अगला सवाल है 25 नंबर का कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। यानी पीलिया होता है यदि लीवर खराब हो जाएगा, लीवर में संक्रमण हो जाएगा तो क्या होगा?
यकृत के कारण क्या हो जाएगा, पीलिया रोग हो जाएगा। पित्त, अगला सवाल है, पित्त स्रावित या उत्पादित किस में होता है, यकृत में। पित्त स्रावित या उत्पादित किस में होता है, यकृत में। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की यानी लोहे की। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की। अगला सवाल है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। अगला सवाल, किस ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था, डोली। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था, डोली। अगला सवाल है, वह वर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देता है क्या कहलाता है, कहलाता है मेलेनिन। क्या कहलाता है, मेलेनिन। अगला सवाल है, किसमें प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में। किसमें प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में। अगला सवाल है, लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला किससे प्राप्त करते हैं, फूल की कली से। लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला किससे प्राप्त किया जाता है, फूल की कली से। अगला सवाल है, किसको मतलब देश को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो बारायोफाइटस को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला सवाल है, अदरक, हल्दी और प्याज संशोधित है किसका रूप है, तना का। किसका रूप है, तना का। आगे सवाल है, कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। कोशिकाओं की संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषित करने वाले वर्णक होते हैं क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, पौधों का सामान्य प्रजनन अंग कौन सा है, फूल। पौधों का सामान्य प्रजनन अंग क्या है, कौन सा है, फूल। आगे सवाल है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को। अगला सवाल है, बच्चे के लड़की होने के लिए वंशागति में मिले गुणसूत्र का सही जोड़ा कौन सा होगा, पिता से एक्स और माता से एक्स। पिता से एक्स और माता से एक्स। अगले सवाल है, कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है, XY। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है, XY। अगला सवाल है, मानव आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। कहता है डैश एक संयोजी उत्तक नहीं है, तो हृदय की मांसपेशी या कंकाल की मांसपेशी एक संयोजी उत्तक नहीं है। अगला सवाल है, बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन क्या है, केरोटीन। अगला सवाल है, कोड लिवर ऑयल और गाजर किसके स्रोत हैं, विटामिन ए के स्रोत हैं। कोड लिवर और गाजर किसके स्रोत हैं, विटामिन ए के। आगे सवाल है कि विटामिन सी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या समृद्ध पाया जाता है, आंवला या नींबू में। विटामिन सी में सबसे ज़्यादा समृद्ध है क्या, आंवला और नींबू। अगला सवाल है, प्रभावित व्यक्ति का मलमूत्र पीने के पानी में मिल जाने से कौन सा रोग फैलता है, हैजा फैलता है। अगला सवाल है कि मिनीमाता बीमारी एक तंत्रिका विकार है जो वैसे मछली को खाने से उत्पन्न होती है जो किसके साथ प्रदूषित होती है, पारा के साथ। आगे क्वेश्चन है, मलेरिया और कालाजार किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया और कालाजार फैलता है। अगला सवाल है कि मलेरिया का इलाज कुनेन दवा से किया जा सकता है जो किससे प्राप्त होते हैं, सिनकोना का पेड़ से, यानी सिनकोना के छाल से भी सवाल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को किससे बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन यानी DPT का टीका दिया जाता है, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टिटनस। अगला सवाल है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है, हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है, हीमोग्लोबिन। आगे सवाल है, किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन अधिकतम सदृश होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अधिकतम सदृश होता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। आगे सवाल है, मनुष्य में स्रावित लार किसको पचाता है, स्टार्च को पचाता है। अगला सवाल है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, 120/80 होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, 120/80।
अगला सवाल है, मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? कार्ल लिंडनर को। अगला सवाल है, रक्त समूह डैश वाले व्यक्ति को सार्वभौमदाता माना जाता है? ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति को सार्वभौमदाता माना जाता है। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के के निर्माण की मदद करता है? प्लेटलेट्स। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के के निर्माण में मदद करता है? प्लेटलेट्स। पीयूष ग्रंथि स्थित है कहाँ पे? मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि स्थित है कहाँ पे? मस्तिष्क के आधार में। अगले सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का स्त्राव करता है? अग्नाशय। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का स्त्राव करता है? अग्नाशय। अगला सवाल है, दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगला सवाल है, इमली और अंगूर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अगला सवाल है, मनुष्य में समान उपवास रक्त शर्करा का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर तक रक्त कितना होता है? 80 से 100। मनुष्य में सामान्य उपवास रक्त शर्करा का स्तर प्रति 100 मिलीमीटर रक्त यानी 80 से 100 मिलीग्राम होता है। अगला सवाल है, पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है? वाष्प उत्सर्जन के प्रक्रिया द्वारा निकलता है। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस ऑक्सीजन। आगे सवाल है, सबसे बड़ा एक कोश की जीव कौन सा है? कोलेरपरा टैक्सीफोलिया। सबसे बड़ा एक कोश की जीव है कोलेरपरा टैक्सीफोलिया। सवाल। अगला सवाल है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण है? कवक। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के उदाहरण है? कवक। अगला सवाल है, वह कौन सा पक्षी है जो सबसे छोटा है और पीछे की तरफ उड़ सकता है? तो हमिंगबर्ड। यानी हमिंगबर्ड वह सबसे छोटा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। अगला सवाल है कि द्विलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है जिसमें पर निषेचन होता है? तो हाइड्रा। द्विलिंगी जीव का उदाहरण कौन सा है जिसमें पर निषेचन होता है? हाइड्रा। अगला सवाल है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। बोलेगा कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। वही पूछ देगा कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। अगला है, साइकिल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। साइकिल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला सवाल है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन विकास सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगला सवाल है, पोलियो क्या है? पोलियो वायरस है यानी विषाणु है। पोलियो क्या है? पोलियो एक वायरस है, विषाणु है। अगला सवाल है, सिग्मोइड यानी विरुद्धा यानी सिग्मोइड कॉलोनी किसका हिस्सा है? बड़ी आंत का। सिग्मोइड कॉलोनी किसका हिस्सा है? बड़ी आंत का। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। अगला सवाल है, मांसपेशी को हड्डी में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या है? टेंडन। मांसपेशी को हड्डी में जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या है? टेंडन। जीरोपथैलेमिया एक अल्पता रोग है जो कि किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है जीरोपथैलेमिया, जो कि आँख के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला सवाल है, धातु जो विटामिन B12 का एक घटक है क्या है? कोबाल्ट। मतलब विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। अगला सवाल है, मसूरों से खून आना और दांतों का ढीला होना किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन C के कारण। अगला सवाल है, एस्कोर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? विटामिन C। यानी विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड है। अगला सवाल है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन अवशोषक है? विटामिन D। विटामिन D का बोलेगा कि रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। अगला सवाल होगा, कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पचाता है? पेप्सिन जो है एंजाइम ऐसा है जो कि पेट में प्रोटीन को पचाता है। अगला सवाल है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में बहने के दौरान रक्त का थक्का नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण। जिसको कहता है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में बहने के दौरान रक्त का थक्का नहीं जमता है? हेपेरिन। अगला सवाल है, रक्त के थक्के जमने के कारण बनता है क्या? थ्रोम्बिन। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या बनता है? थ्रोम्बिन। अगला सवाल,
आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया यानी खून की कमी। आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, खून की कमी। अगला सवाल है, कौन सी बीमारी एक एक्स से जुड़ी और प्रभावी बीमारी है जो कार्यात्मक प्लाज्मा जमाने वाले कारक यानी F ट्रिपल की कमी से होता है, जो सहज परिवर्तन से उत्पन्न या आरंभ हो सकता है? हेमोफीलिया। अगला सवाल है, घेंघा रोग का सबसे आम कारण किस पोषक तत्व की कमी होती है? आयोडीन यानी नमक की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग। अगला सवाल, प्रोटीन की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। प्रोटीन की अत्यधिक कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर। और क्वाशियोरकर में क्या होता है? बच्चों का पेट बहुत बड़ा हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्वाशियोरकर यानी प्रोटीन की कमी। अगला सवाल है, कौन सा संचारी रोग वायरस के कारण होता है? कौन सा संचारी रोग वायरस के कारण होता है? खसरा। कौन सा संचारी रोग वायरस के कारण होता है? खसरा। अगला सवाल है, मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके द्वारा फैलता है? मदा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा फैलता है। अगला सवाल है, कवक से होने वाला रोग क्या है? दांत, खाज, खुजली, ये सब क्या होता है? कवक से होता है। अगला सवाल है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें किसके कारण बनती है? त्वचा कैंसर का कारण बनती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें किसका कारण बनती है? त्वचा कैंसर का कारण बनती है। अगला सवाल है, लोकजो डिसऑर्डर डैश रोग का दूसरा नाम है, यानी लोकजो डिसऑर्डर किस रोग का दूसरा नाम है? धनुअस्तम यानी टेटनस जिसको बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है? लोकजा। अगला सवाल है, बेसिड कैलमेट ग्विरिन यानी BCG, जिसे BCG टीका कहा जाता है, किस बीम को रोकने के लिए एक टीका है? तपेदिक या क्षय रोग या TB। यानी कहेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो TB या यक्ष्मा में। अगला सवाल है कि एक सामान्य मानव 1 मिनट में कितनी बार शोषण करता है? तो 16 से 18 बार। एक सामान्य मानव 1 मिनट में कितनी बार शोषण करता है? 16 से 18 बार या 14 से 18 बार। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं? यकृत में। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मस्तिष्क एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में प्रति घन मिलीमीटर रक्त में औसतन कितने मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है? तो 5 से 5.5 मिलियन होती है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में प्रति घन मिलीमीटर रक्त में औसतन कितने मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है? 5 से 5.5 मिलियन। अगला सवाल है, सबसे छोटे रक्त वाहिकाओं को किसकी मोटाई एक कोशिका जितनी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकाएं कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सी नस फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती है? फुफ्फुसीय शिरा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा ये सेशन आप सभी को अच्छा लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।